यस प्लीज. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड द वेरियस मल्टीपल टॉपिक. छोटे छोटे हमने टॉपिक जो अभी तक डिस्कस किए, बट द इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हमारी चलेगी मेरी वही बैक टॉपिक के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में आपने दो ही ऑब्जेक्टिव पढ़े. वन इज बेसिकली कॉल्ड एज टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस. मेरा पहला कंटेंट आज फिर वही, why you are saying that a reasonable assurance and why not absolute assurance, due to one word that is called as inherent limitations of audit. What do you mean by inherent limitation? Inherent means by default, inbuilt, जिसको वर्ड कहते हैं कि सर ऑडिटर जितनी कोशिश कर ले, जितने ही अपने बेस्ट टू बेस्ट मेथड्स वो लगाने की कोशिश कर ले, प्रोसीजर्स लगा ले, बढ़िया से बढ़िया इफेक्टिव ऑडिट करने की कोशिश कर ले, स्टिल misstatements always be the part of the financial statements. That means ऑडिटर कभी भी एब्सोल्युटली ये वर्ड नहीं कह पाएगा कि अल्टीमेट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनका मैंने ऑडिट करा दैट इज प्योरली फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एब्सोल्युटली वर्ड कभी भी आप यूज नहीं कर पाएंगे. जहां से एक टर्म आपने हल्की से सुनी दैट इज कि ऑडिट रिस्क ऑलवेज क्या करेगा, प्रिवेल करेगा. ऑडिट रिस्क कभी भी आप जीरो नहीं कर सकते. उसकी वजह वही है, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. सबसे पहला पॉइंट आपने बोला कि ऑडिट रिस्क प्रिवेल करेगा. व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिस्क? व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज दैट द ऑडिटर हैज गिवन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन. मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का ऑडिट रिस्क है कि मैंने कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जबकि ऐसा नहीं. दैट काइंड ऑफ रिस्क इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑडिट रिस्क. जहां पे ऑडिटर को अपनी ओपिनियन पे शक है, अपनी ओपिनियन दी गई रिपोर्ट पे शक है कि कहीं ऐसा ना हो गलत निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हो और मैंने कह दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है. अब इन दैट केस देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन. तो ऐसे चांसेस ना हो तभी हम लोग ऑलवेज एक सेफ्टी वर्ड यूज करते हैं. कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं यूज करते, ऑलवेज वर्ड का यूज करते हैं रीजनेबल. एंड आपने सर रीजनेबल का मीनिंग भी क्या रीड आउट किया? रीजनेबल मींस अ हाई एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट. क्लियर? सो बेसिकली यहां पे हमारे ऑब्जेक्टिव में दो ऑब्जेक्टिव आए होंगे. नंबर वन इज टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट व्हाट? अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने से. सो देयर बाय, अच्छा, मिस स्टेटमेंट होने के कारण क्या थे? फ्रॉड या एरर. फ्रॉड या एरर. एंड फ्रॉड या एरर, या तो माइट बी फ्रॉड होगा या माइट बी वो एरर, क्योंकि फ्रॉड वर्ड चलता है इंटेंशनली एंड एरर क्या होती है? अनइंटेंशनल. एंड एरर इंक्लूड्स ओमिशन ऑल्सो. कुछ करना ही, गलती नहीं, कुछ नहीं भी किया तो वो भी अपने आप में क्या है? एक एरर. क्लियर? सो बेसिकली देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एंड क्या ओपिनियन. देखो अल्टीमेट मोटिव तो मेरा ये है कि इस रीजनेबल एश्योरेंस के जरिए, एंड ये रीजनेबल एश्योरेंस आएगी कहां से? रीजनेबल एश्योरेंस आएगी कहां से? नो एविडेंसेस. रीजनेबल एश्योरेंस कहां से आएगी? फ्रॉम द एविडेंसेस. एविडेंसेस कहां से आएंगे? एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन को वर्ड हम क्या कहेंगे? बाय अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स. समझे ना पॉइंट? मैं अपने वही रूट कॉज में जा रहा हूं ताकि हर चीज को रिलेट करिए कि सर रीजनेबल एश्योरेंस कहां से आएगी, ये विश्वास आपको कहां से आएगा? भाई अगर मुझे विश्वास आएगा तभी तो नेक्स्ट आगे लोगों को एश्योर कर पाऊंगा, तभी एज अ प्रोफेशनल मैं लोगों को क्लियर कट बता पाऊंगा कि सर बिलीव करो मेरे अकॉर्डिंग ये सही है. बट जब तक मुझे एश्योरेंस नहीं आएगी, मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगी, नेक्स्ट आगे कोई भी फायदा नहीं. तो बेसिकली द वर्ड इज कि सर मुझे ओपिनियन किसके रिगार्डिंग देनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या? प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेबल एफआरएफ. एफआरएफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी उनके और एप्लीकेबल, क्योंकि नेचर ऑफ एंटिटी वाइज माइट भी अलग हो. लाइक कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट, बैंकिंग है तो बैंकिंग एक्ट, अलग अलग तरह की रेगुलेशंस आपके ऊपर क्या होती हैं? एप्लीकेबल होती हैं. बट वन थिंग मेक इट क्लियर, ऑडिटर की ओपिनियन है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन. और अगर ये मैं ऑब्टेन कर लूं, अगर ये रीजनेबल एश्योरेंस में ऑब्टेन कर लूं एक रिटर्न रिपोर्ट के जरिए,
मैं इसको क्या करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा एंड कम्युनिकेट करूंगा ये रिपोर्ट एज पर द रिक्वायर्ड, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जिस जिसको कम्युनिकेट करनी बनती होंगी। लाइक सर, इनकम टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट किसको जाएगी, टू द इनकम टैक्स। जीएसटी ऑडिट की रिपोर्ट किसको जाएगी, टू द जीएसटी अथॉरिटीज। कंपनीज एक्ट वाली किसको जाएगी, टू द आरओसी एंड टू द मेंबर्स। तो जिसका भी कम्युनिकेशन जिसको करना बनता है उसको कम्युनिकेट करना, दैट इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव। अब इसने क्या करा, नेक्स्ट पेज पे इसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि लेट्स एनालाइज द ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने पिछले पेज पे पढ़े हैं डिटेल में लेकर आएगा। 1 to 1 काफी वर्ड्स आपके ऑलरेडी सिमिलर कवर हो चुके हैं। पढ़िए। यस हाँ जी। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन, पढ़िए, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, वर्ड क्या लिखा हुआ है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर। लेट मी कंप्लीट दिस स्टेटमेंट पहले, कि पहले तो आप इस पे बताओ द इंपॉर्टेंट वर्ड इज, तुमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड क्यों नहीं कहा, तुमने वर्ड यहाँ पे रीजनेबल क्यों यूज करा। एंड आई थिंक सो ये जो कंटेंट्स है ना, ये सारे मॉड्यूल की कॉपी पेस्ट है। मॉड्यूल में ये अलग से गिवन है, तो ही इन पब्लिशर्स ने, राइटर्स ने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर दिया, अदरवाइज टॉपिक तेरा कंप्लीट हो चुका। ये लेंथ बढ़ा रहा है, और वही है कि जितना ज्यादा इलेबोरेट करोगे कुछ ना कुछ कंटेंट में नया मिलेगा मिलेगा। आईसीआई यही तो खेल रहा है, यही तो काम कर रहा है। अदरवाइज ये लैंग्वेज इतनी टिपिकल नहीं है जितनी बनाई गई है, जितना मॉड्यूल को कॉपी करते हुए यहाँ पे लिखा गया है। सर ये जस्ट अपने आप में इलेबोरेशन है, एनालिसिस तो उसी चीज का करना जो ऑरली हम 10 मिनट से पहले बात कर रहे थे। पढ़िए। पहला, रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब 100%। 100% कभी कोई ऑडिटर लिखकर नहीं देता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई अपने आप में लिखकर नहीं देगा। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज अ, यस प्लीज, or a guarantee that financial statements are free from material mistakes. गारंटी लेना चाहते हैं। गारंटी तो सर आज के डेट में कोई नहीं प्रोवाइड करता। गारंटी की जगह वर्ड ही क्या चलने लग गया, वारंटी। तो हम लोग कैसे श्योर करते, हम लोग पूरे साल की एफएस को 4 दिन में चेक करके गारंटी मांगते हैं हमसे। गारंटी कहां से प्रोवाइड करते हैं कि सर एवरीथिंग इज फाइन। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। हम तो खुद अपनी ओर से हमेशा एक सेफ्टी लाइन यूज करते हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, information and explanation given to us. Based on that we can say that yes, the financial statements are showing true and fair view, but there might be chances। अब कोई ऐसी अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने नहीं रखी गई, माइट भी हो सकता है कोई मिसस्टेटमेंट हो, बट मैं कभी भी आपको एब्सोल्युटली एश्योरेंस वर्ड कभी नहीं प्रोवाइड करूंगा। ऑलवेज क्या लिखूंगा, रीजनेबल। आगे बढ़िए। यस, हाउ एवर, रीजनेबल एश्योरेंस भी कोई माड़ी इंश्योरेंस नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब भी क्या होता है कि सर हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, बट कम से कम तो नहीं है, बस 100% नहीं है। अब वो 90 हो, 95% हो, 99% हो, बट कंप्लीट 100% नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज अ हाई एश्योरेंस बट नॉट कंप्लीट एश्योरेंस। पढ़िए। यस, हाउ एवर, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ, High level of assurance, but it is not complete assurance. बिल्कुल। ऑडिट ऑफ एफएस इज कैरिड आउट बाय द ऑडिटर विद दी, वर्ड क्या लिखा हुआ है सर, मैंने, देखो सिंपल सी बात, मैं अपनी ओर से अपने काम पे फेथ कर सकता हूं। मैंने अपनी पूरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल को यूज करते हुए, इन अकॉर्डेंस विद द एसए, द बेसिक थिंग्स हमारी क्लियर हो चुकी थी। एज पर द एसए 200, नाम भी हमने पढ़ा, एसए 200 के मुताबिक इट्स माय ड्यूटी टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के बाहर होकर एक ऑडिटर कभी भी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप ये मानिए, स्टैंडर्ड्स इतना ही आपको पढ़ाएंगे इंटर में और फाइनल में, कि नेक्स्ट आगे आपके करिकुलम में ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट की अप्रोच ही कैसे बन जाएगी, एज पर द स्टैंडर्ड्स। आपको काम करने का ढंग ही ऐसे सिखाया जाएगा जो बाय डिफॉल्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा। दैट इज वाई कि सर आप ये तो भूल ही जाओ कि मतलब बिना स्टैंडर्ड्स के तुम कोई ऑडिट पॉसिबल कर पाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। नेक्स्ट इज ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड, हाँ जी। Audit evidences are obtained and evaluated in accordance with SS. अब एक चीज बता, यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट हैं जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, क्या इन 3 पॉइंट्स की कोई रेलेवेंस बनती थी? तेरे वही प्रोसेस के पॉइंट्स हैं कि सर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरिड आउट विद द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स इन अकॉर्डेंस विद द एसए, एंड जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं, एविडेंसेस ऑब्टेन किए जाते हैं और इवेल्युएट किए जाते हैं,
वो भी एज पर द स्टैंडर्ड्स, और जिन बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं और ओपिनियन क्या की जाती है, फ्रेम की जाती है, वही तेरे ऑडिट के स्टेप्स। तभी कहा मॉड्यूल ने इलेबोरेट करा, इन्होंने भी वैसा चिपका दिया। अब जबकि इन थिंग्स की इतनी जरूरत नहीं थी। मेरा वर्ड कल ही क्लियर हो चुका था कि व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल एश्योरेंस, अ हाई एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। एंड जिसकी वजह ऑलवेज कौन बनेगी, वन वर्ड, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, कि देयर आर सच इनसेपरेबल लिमिटेशंस कि जिनकी तुम जितनी कोशिश कर लो अलग कर ही नहीं पाओगे। वो काइंड ऑफ मिसस्टेटमेंट्स ऐसी हैं वो काइंड्स ऑफ लिमिटेशन ऐसी हैं जो ऑलवेज ऑलवेज एफएस के अंदर क्या करेंगी, प्रिवेल करेंगी, एंड जिनके कारण आपका ऑडिट रिस्क भी ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इन सिंपल वर्ड्स, क्या तुम्हारा ऑडिट रिस्क कभी जीरो हो सकता है? ऑडिटर का हमेशा ये रिस्क क्या करेगा, प्रिवेल करेगा, बट हाँ एक्सेप्टेबली लो लेवल तक कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते। जीरो होने का मतलब नहीं है, बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशंस वो तो प्रिवेल करेंगी, और जिनके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट्स रहेंगी रहेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। तभी तो मैंने वर्ड क्या यूज करा, सर यू डोंट हैव टू केयर अबाउट द मिस स्टेटमेंट्स, यू हैव टू केयर अबाउट द मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स। आप अपना ध्यान, आप अपने एफर्ट्स, आप अपने प्रोसीजर, एविडेंसेस किनके रिगार्डिंग कलेक्ट करिए, नॉट छोटी मोटी गलतियां। ये तो कॉमन देखने को मिलेंगी, ये तो कॉमन एग्जिस्ट भी करेंगी, वो तो हमने हमारे यूजर्स को पहले समझा दिया कि मैं भाई रीजनेबल एश्योरेंस दे पाऊंगा, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, ये चीज समझो। एंड द थिंग इज, मैं अपने एफर्ट्स किसकी ओर लगाऊंगा, जिनमें ग्रेटर पोटेंशियल होगा मिसस्टेटेड होने का, मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगी, उनके रिगार्डिंग केयर करो ना। छोटी मोटी गलतियों को आपको टेकअप करने की जरूरत नहीं है, इतना तो हमारा यूजर भी समझदार है। आगे चलिए। यस इट लीड्स टू, हाँ जी, high level of assurance which is called as अच्छा, reasonable assurance. ये पता क्यों लिख कर गया 3 पॉइंट, अब समझ। कहते हैं एक बात बताओ, तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस कहां से आती, तुम्हें इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें रीजनेबल एश्योरेंस कैसे आती है कि व्हाट आई डन, आई हैव डन इट प्रॉपरली? हाउ कुड यू से दैट? इफ यू डू द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द, दैट इज द इंपॉर्टेंस। इसको लाइन साइड पे लिख ऊपर, इन तीन के सामने, इन तीन के सामने। एंड ये रीजनेबल एश्योरेंस, एंड ये रीजनेबल एश्योरेंस यहीं से आती है, एंड ये रीजनेबल एश्योरेंस यहीं से आती है अगर ऑडिटर ने ऑडिट, अगर ऑडिटर ने ऑडिट एज पर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया होगा, एज पर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया होगा। अगर मैं तुमसे नॉर्मली बात करूं, पूछूं कि सर आप इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हैं कि, मतलब चलो नॉट कंप्लीट श्योर बट रीजनेबली भी हाई एश्योरेंस के साथ भी कैसे कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है? बिकॉज मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे अपनी स्किल्स पे विश्वास है, मुझे अपनी कॉम्पिटेंस पे विश्वास है, मुझे अपने किए हुए काम पे विश्वास है। एंड जैसा मुझे सिखाया गया, जैसे मुझे स्टैंडर्ड्स दिए गए, मैंने अपनी ड्यूटी वैसे परफॉर्म करी। सर मुझे अपनी ड्यूटीज पे भरोसा है, मुझे अपने वर्क पे भरोसा है, इसीलिए मैं रीजनेबली अश्योर कर पा रहा हूं कि देख, काम जो कहने, जो कहा गया था काम करने के लिए, वो किसके अकॉर्डिंग कहा गया था, स्टैंडर्ड्स। यस आई डू इट विद केयर। मैंने इन अकॉर्डेंस विद द क्या करा, स्टैंडर्ड्स करा, हर चीज मेरी प्रॉपर कॉम्पिटेंस के साथ एंड कैपेबिलिटी के साथ, ऑब्जेक्टिव होकर, इंडिपेंडेंट होकर करी है। मुझे मेरे काम पे भरोसा है कि मैं ओपनली किसी को भी ओपिनियन करके लिख के दे सकता हूं कि यस मेरा व्यू पॉइंट ये है। मुझे डरने की क्या जरूरत? उसका कारण है तेरा वर्क, तेरी स्किल, तेरी कॉम्पिटेंस जो तुमने करी एज पर द स्टैंडर्ड्स। तो यहां से तुम्हें एश्योरेंस मिलती है कि सर मैंने जो मेरा काम करा मैंने सही ढंग से करा, तो मैं कैसे ना कहूं कि ये चीज गलत है, कैसे ना कहूं ये चीज गलत नहीं है। मैं क्लियरली स्टेट तभी कर पा रहा हूं, आपको भी विश्वास तभी दिलवा पा रहा हूं अगर मुझे खुद पे विश्वास है, अगर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, मेरे किए हुए काम पे कॉन्फिडेंस है, उसी के बेसिस पे मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूं कि यस आई कैन रीजनेबली अश्योर यू रिगार्डिंग द मैटर्स, रिगार्डिंग द थिंग्स, रिगार्डिंग द मिस स्टेटमेंट्स। पढ़िए नेक्स्ट इज नाउ, आगे बढ़ पढ़िए। मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अकर ड्यू टू या तो फ्रॉड या एरर या बोथ। पढ़िए द ऑडिटर सीक्स, हाँ जी,
seeks to obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free अब from बता, material मेरे 2 वर्ड्स कल आ चुके पहले। फ्रॉड वर्ड क्या होगा? इंटेंशनली। एरर वर्ड क्या होगा? अनइंटेंशनली। बट तेरे लिए तो कंटेंट बन गया ना, तुम्हारे लिए तो पॉइंट बन गया। इसीलिए ऑडिट में जितना समराइज्ड करोगे, समराइज जस्ट फॉर कंसेप्ट लर्निंग, नॉट फॉर द राइटिंग पर्पस। वन थिंग मेक इट क्लियर, जो भी चीज आपको लिखवाई जा रही है दैट इज जस्ट फॉर कंसेप्ट वर्क। पहले चीज तो समझें है क्या, उसको याद भी तो तभी करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी तभी करेंगे, बट पहले चीज समझ तो आए। अब यहां पे आपको कल ही क्लियर करा कि कॉमन सेंस है, जहां पे वर्ड उसने यूज करा एरर या फ्रॉड, कॉमन वर्ड आने चाहिए। एरर क्या होती है? अनइंटेंशनल। और फ्रॉड क्या होते हैं? इंटेंशनल। यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। एंड नेक्स्ट इज ही शैल सी इफेक्ट ऑफ, क्या लिखा हुआ है? मिस स्टेटमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। व्हाट डू यू मीन बाय एज अ होल? क्या इंडिविजुअली भी कंसीडर करते हैं? यस। हर मिस स्टेटमेंट को 2 जगह पे कंसीडर किया जाता है, एज अ इंडिविजुअल लेवल एंड एज अ होल लेवल। अब कई बार ऐसी होती हैं अल्टीमेट कि कुछ मिसस्टेटमेंट्स जो पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे है ही बड़ी कम, है ही बड़ी छोटी सी लेवल के माड़ी मोटी मिसस्टेटमेंट्स हैं, बट कई बार उनका एग्रीगेट होना वो है इतनी ज्यादा कि पूरी एफएस एज अ होल क्या कर रही है? गंदा कर रही हैं। इन दैट केस आई विल कंसिडर दैट। बट सर आपने तो कहा नहीं था कि छोटी मोटी मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली है, बट एग्रीगेट लेवल पे वो क्या है? ज्यादा। तो तभी कहा कि जब भी आप मिसस्टेटमेंट्स को क्या करिए? इवेल्युएट करिए। सी देयर इफेक्ट, ऑफ मिसस्टेटमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। क्योंकि तुमने किसी इंडिविजुअल आइटम पे ओपिनियन नहीं देनी, तुमने जो अपनी ओपिनियन देनी है वो किस पे है? कंप्लीट एफएस के ऊपर है। तो आप उन मिसस्टेटमेंट्स का इंपैक्ट कंप्लीट एफएस के बेसिस पे चेक करते हुए देंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस मींस, हाँ जी, that financial statements as a whole are हम्म, free from material misstatement यस, enables the auditor एनेबल्स। और अगर ये रीजनेबल एश्योरेंस आपको आ जाए तो सर आप एनेबल हो जाएंगे किस चीज के लिए? ओपिनियन करने में। ओपिनियन ऑन व्हाट? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई गई, प्रेजेंट की गई, वो इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल क्या है? एफआरएफ। एंड अगर ये रीजनेबल एश्योरेंस आ जाए, ओपिनियन प्रेस्क्राइब करने का टाइम आ जाए, तो लास्ट वर्ड इज सिंपली रिपोर्ट करिए, एक रिटर्न रिपोर्ट बनाइए एंड कम्युनिकेट द सेम टू द एप्लीकेबल अथॉरिटीज। लास्ट, द ओपिनियन इज रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू क्या लिखा हुआ है? रिटर्न रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय। One thing is very clear, whatever the auditor will do, he must do in accordance with the standards. स्टैंडर्ड से बाहर होने का तो तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं। हाँ, बट देयर आर सम चांसेस, देयर आर सम केसेस जहां पे थोड़ी बहुत डेविएशन अलाउड है, कि आप स्टैंडर्ड से थोड़ा डेविएट कर सकते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट अपनी यूज कर सकते हैं, बट देयर आर सम चांसेस। 99.9% आपकी ऑडिट की अप्रोच क्या होगी? एज पर द स्टैंडर्ड्स। सर अगर आपको अपनी ही अप्रोच यूज करवानी थी, फिर स्टैंडर्ड्स बनाने का मेन मोटिव क्या था? स्टैंडर्ड्स बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि ऑल ओवर द इंडिया जहां भी ये ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन है बाय द प्रोफेशनल, ही मस्ट डू इन अकॉर्डेंस विद द एसेस। कि वो आईसीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू क्या करे? ऑडिट कंडक्ट करे। सर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द ऑडिटिंग प्रैक्टिस, द एसेस वर मेड। और कोई कारण नहीं है जो टाइम टू टाइम उसको रिवाइज भी कर रहे, नए नए स्टैंडर्ड्स और भी बना रहे, उसका कारण यही है टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द, जैसे एएस टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग, एसए टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द ऑडिट। दैट्स। चलिए नेक्स्ट आइए, स्कोप ऑफ ऑडिट। बड़ा अच्छा पॉइंट है। यस, स्कोप रेफर्स टू, हाँ जी, range or reach of something. The purpose of an audit is to अब सर बात बड़ी सही अच्छी बात है। कहते हैं सर एक बात बताओ, आप एक पर्सन को, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्स लिमिटेड ने एक पर्सन को अपॉइंट करने की बात करी, एंड दैट पर्सन इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑडिटर। हम एंगेजमेंट एक्टिविटी हमने करी, उसको अपॉइंट करा, उसने अपनी प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज वगैरह क्या करी? परफॉर्म करी। एंड प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में ही 3 वर्ड होते हैं प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में। नंबर 1 इज सर अपनी इंडिपेंडेंस चेक करना। नंबर 2 इज क्लाइंट कॉन्टिन्यूस एंड एक्सेप्टेंस को डिसाइड करना कि काम पकड़े या ना पकड़े। एंड नंबर 3 इज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या करना? क्लियर करना, जिसको हम कहते हैं स्कोप फिक्स करना। तो ये बताइए सर, इस पूरे प्रोसेस में ये पर्सन क्या काम करेगा, किस हद तक करेगा? उसकी रीच, उसकी रेंज
कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? क्या ये दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करेंगी या ऑडिटर को अपनी ड्यूटीज पता है? बताइए सर, बताइए सर, कौन डिसाइड करेगा? स्कोप कौन डिसाइड करेगा? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड ऑडिटी. But it depends upon the type of audit. The scope of audit is dependent on basic term is ठीक, बेसिक टर्म इज ठीक. हाँ, पहला जवाब तो यही होगा ना सर, जिसने अपॉइंट करा, जिसने अपॉइंट करा, जिसको अपॉइंट करा, दोनों पार्टीज बैठ के आपस में क्या करें? एग्रीमेंट करें और अपना एक नॉर्मली स्कोप क्या कर लें? फिक्स कर लें कि दिस मच बी द मैक्सिमम लेवल. मैं ये काम करूंगा, यहां करूंगा और इतने लेवल तक परफॉर्म करूंगा और ये रिपोर्ट आपको मिलेगी. हम अपनी टर्म्स कंडीशन क्लियर करेंगे. बट सर एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑडिट कि कौन से टाइप ऑफ ऑडिट के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट. अब बताओ, एक्सटर्नल के केस में क्या क्लाइंट बताएगा मेरी ड्यूटी क्या बनती? क्लाइंट बताएगा मेरी रीच और रेंज क्या है? हु विल टेल? हु विल टेल? लॉ, लॉ, रेगुलेशन, स्टैट्यूट, द स्टैंडर्ड्स, आईसीए की प्रोनाउंसमेंट्स, फिर कहीं लास्ट में जाके बारी किसकी आती है? क्लाइंट. बट आपसे पहले मेरा स्कोप ऑडिट का क्या होगा? ऑलरेडी आई एम वेल नोन. आप थोड़ी मुझे गाइड करेंगे कि ऑडिट कैसे होता है, वो मैं बेटर जानता हूं. हाँ, बट थिंग इज, अब बता इंटरनल ऑडिट के केस में क्या होगा? अब इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट अपनी फेवर के लिए तो करवा रही है, एज अ सेफ्टी मेजर तो करवा रही है. इन दैट केस क्या कोई लॉ या रेगुलेशन बताएगा कि आपकी ड्यूटीज क्या है? सिंपल सर, इंटरनल असाइनमेंट है, आपस में बैठ के सुलटा लो, जो भी आपको चाहिए, जैसा चाहिए. जो भी ऑडिटर एंड ऑडिटी हैं आपस में क्या कर लेंगे सर? ये बात क्लियर कर लेंगे. सो बेसिकली द टॉपिक इज कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट. रीच और रेंज आपकी क्या होगी? कहां तक आप ऑडिट करेंगे, किस लेवल तक आप ऑडिट करेंगे, लोअर स्केल पे, द हायर स्केल पे, ये सर आपको ही क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा. पढ़िए नेक्स्ट. द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज, हाँ जी To enhance the degree of confidence of intended users in financial बिल्कुल. अब आप मुझसे मेरी रेंज या रीच पूछ रहे हैं, मैं तो पर्पस पूछ रहा हूं कि मेरी रेंज या रीच इस बात पे डिपेंड करती है जिस चीज के लिए मुझे अपॉइंट किया गया. मुझे अपॉइंट किया गया था अपने यूजर्स का इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कॉन्फिडेंस क्या करना? इंक्रीज करना. तो आई थिंक सो आपको जवाब मिल चुका होगा कि फॉर इंक्रीजिंग, फॉर एनहांसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स, मेरा डे बाय डे स्कोप ऑफ लेवल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. मैं तो कोशिश करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रोच यूज करते हुए आपकी एंटिटी का क्या किया जाए? ऑडिट किया जाए. बिकॉज द अल्टीमेट मोटिव इज, जितना एश्योर्ड मैं हूंगा उतनी एश्योरेंस नेक्स्ट आगे मैं अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर पाऊं. आगे बढ़िए. यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, यस प्लीज. The stakeholders, which include shareholders, employees, creditors, हाँ bankers, customers, government and regulatory authorities. सर, ये कोई भी हो सकते हैं. Why they are called as stakeholders? What do you mean by stakeholders? That every person who has any kind of stake, any kind of interest in the entity, that all person are called as stakeholders, not the shareholders. shareholder से भी wider term कौन है? stakeholders. आगे. auditor expresses an opinion, yes please. As to whether the financial statements are prepared in all the material respects in accordance with an applicable financial reporting framework. कहते सर आपको फिर वही बात आप मेरे से पूछ रहे हो कि मेरी रेंज या मेरी रीच क्या होगी. मेरी रेंज या रीच डिपेंड करती है कि किससे मेरे यूजर्स का कॉन्फिडेंस इस एंटिटी पे आएगा. मेरी रेंज या रीच उस बात पे क्या करती है? डिपेंड करती है कि जिस पर्पस के लिए मुझे बुलाया गया, जिस पर्पस के लिए मुझे बुलाया गया, उस पर्पस पे ही मेरा स्कोप ऑफ ऑडिट क्या करता है? डिपेंड करता है. लिख टॉप पे लाइन ऊपर, यहां पे मेंशन करिए. जिस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए ऑडिटर को बुलाया गया, जिस पर्पस के लिए ऑडिटर को बुलाया गया, उसी पे स्कोप ऑफ ऑडिट, उसी पे स्कोप ऑफ ऑडिट डिपेंड करता है. डिपेंड करता है. बताइए सर यहां पे अब पर्टिकुलरली पॉइंट ये एक्सप्लेन करिए कि सर आपका पर्पस क्या था? पर्पस ऑफ ऑडिट क्या था? तुम्हें यहां पे क्यों बुलाया गया था? कि आप हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एफएस का क्या करिए? ऑडिट करिए और एक ओपिनियन के जरिए हमारे यूजर्स का कॉन्फिडेंस क्या करिए? एनहांस करिए. टू ब्रिंग कंप्लीट दैट मोटिव,
टू कंप्लीट दैट मोटिव मैं अपना स्कोप ऑफ ऑडिट क्या करूंगा, डिसाइड करूंगा। बट जर्नली यहां पे लिखिए साइड पे, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा नोटिंग दे रहा हूं एज पर द पुरानी बुक नॉर्मली। यहां पे लिखिए जर्नली, जर्नली scope of audit is determined by the following manner, by the following manner. नंबर वन, नंबर वन, सबसे पहले टॉप पे कौन आती हैं, जो आपका स्कोप डिसाइड करेंगी, जो स्कोप आपका डिसाइड करेंगी, दैट इज लॉ और स्टैट्यूट। नंबर टू, आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स। एंड नंबर थर्ड, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एंड इसी के नीचे एक लाइन और, ये लिख लिए 3 पॉइंट्स। मैंने वर्ड बोला जर्नली, जर्नली वर्ड समझते होंगे, ज्यादातर आपको जो केस मिलेगा कि स्कोप ऑफ ऑडिट, पहली बात तो स्कोप मींस द रेंज और रीच। ये समझो वर्ड बड़ा समझने वाला पॉइंट है, फील करने वाला, कि रेंज और रीच, किस लेवल तक आप अपना ऑडिट करेंगे, कैसी अप्रोच आप रखेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा नॉर्मल, दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्पस, कि जिस पर्पस के लिए मुझे अपॉइंट किया गया। एंड मेरा पर्पस, मेरे ऑडिट का पर्पस 3 तरह से डिफाइन होता है। वन इज कॉल्ड एज लॉ या स्टैट्यूट, नंबर 2 आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स, एंड नंबर थर्ड इज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट किसके बीच में सेटल होंगी, बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिटी। वर्ड चलता है ऑडिटी स्टैंड्स फॉर क्लाइंट, क्लियर। हाउ एवर, नीचे लिख, हाउ एवर, जहां भी आपके पास स्पेस हो थोड़ा उसके साथ ही है, मतलब उसी पॉइंट से रिलेटेड है। हाउ एवर TOE, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, will not supersede, will not supersede law, statute and ICI pronouncements, ICI pronouncements in any case, in any case. What it means, what it means, ओवरराइड नहीं कर पाए। दैट मीन्स जो आपकी क्लाइंट और आपके बीच की जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, वो कभी भी सुपरसीड नहीं कर पाएंगी किसको, टू द लॉ या आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स। तो मतलब सर नंबर 3 पॉइंट विल नेवर सुपरसीड नंबर 1 एंड द बेसिक स्कोप इज डिफाइंड और डिटरमिन्ड बाय द लॉ और द स्टैट्यूट गिवन, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। नंबर 2 इज आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स क्या कहती हैं, एंड नंबर 3 इज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, वर्ड पढ़िए, वर्ड इज द फॉलोइंग, या सॉरी नोट पेंडिंग है, यहाँ पे पढ़िए, एप्लीकेबल एफआरएफ। हाँ जी, means a framework adopted in the preparation and presentation of financial statement हाँ that is acceptable in the view of nature of the अच्छा, एप्लीकेबल एफआरएफ की डेफिनेशन दी हुई है कि एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब कि जिस फ्रेमवर्क में, जिस रेगुलेशन में रहते हुए उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट किया गया। अब फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट की अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, तो वो अपने आप में फ्रेमवर्क गिवन कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी अकॉर्डिंग टू क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी। दैट इज फॉर द कंपनीज, एप्लीकेबल एफआरएफ इज कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। हाँ जी, in the scope of an audit of financial statements. बाकी कहते मैं थोड़ी सी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता हूँ कि स्कोप के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। कहते कोशिश करिएगा कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स करने की। ऑल एस्पेक्ट्स मींस ऑल सेगमेंट्स, ऑल एरियाज ऑफ द एंटिटी को कवर करने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। क्योंकि सिंपल सी बात, जितनी ज्यादा एग्जामिनेशन करेंगे, जितना ब्रॉडर व्यू लेंगे, उतनी एश्योरेंस आपको अपनी स्ट्रीक मिलेगी, उतनी बढ़िया कंक्लूजन आप लोग बना पाए। ये तो वो बात होगी ना कि सेंसस मेथड यूज करना एंड सैंपल मेथड यूज करना, दोनों में सर देखो कंक्लूजन का फर्क तो आपको मिलेगा, ओपिनियन की एश्योरेंस का फर्क तो होगा। सेंसस यूज करना कंप्लीट चेकिंग करना, सैंपलिंग यूज करना पार्शियल चेकिंग करना, तो दैट डिपेंड्स, एश्योरेंस के लेवल का फर्क तो आपको मिलेगा। तभी कहा कोशिश करना स्कोप के अंदर,
स्कोप के अंदर जब स्कोप डिसाइड करोगे सर, कोशिश करना सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की। वो बात अलग है कि पॉसिबल हो या ना हो, बट कोशिश तो करो। ऑडिट अप्रोच, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ कि कवर तो सारा कुछ करना है। पढ़िए, ऑडिट ऑफ एफएस। हाँ जी। should be organized adequately to cover all the aspects of entity relevant to financial statements being अच्छा, आई थिंक सो ये सब कुछ पॉसिबल तब हो पाएगा अगर आप प्रॉपर प्लानिंग लेकर चलेंगे। अब कई बार क्या होता है, विदाउट प्लानिंग आप लोगों ने काम करना शुरू करा, मेरे पास कौन सा बहुत टाइम है, मेरे पास कौन सा बहुत दिन है जो मैं आपकी एंटिटी के ऊपर डिवोट करूंगा। स्टार्ट करा विदाउट प्लानिंग, सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर नहीं करे, दैट मींस डिटरमिन नहीं करे कि क्या क्या मेन एरियाज हैं, क्या क्या थिंग्स हैं जो यहाँ पे चेकआउट करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे टाइम ज्यादा लगा दिया, एंड जब टाइम कम पड़ा स्पीड फास्ट करके एक बार सारा ऑडिट ऐसे ही क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब आई थिंक सो दिस इज नॉट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो अगर आप एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में काम करना चाहते हैं, यू मस्ट प्लान अकॉर्डिंग। आपको अपने सारे ऑडिट के एस्पेक्ट्स जो उस एंटिटी में कवर करने हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स आपको क्या करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। एंड वो आइडेंटिफाई तब होंगे जब पहले एंटिटी के बारे में नॉलेज क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। विदाउट ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, विदाउट ऑब्टेनिंग द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस एनवायरमेंट, यू कांट स्टेप इनटू ऑडिट। आप कर ही नहीं पाओगे। उसका कारण क्या है, तुझे यही नहीं पता कि इस एंटिटी में देखने को क्या क्या मिलेगा, किन किन तरह की ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलेंगी, आपको यही नहीं पता। तो सबसे पहला काम ये करिए, स्कोप के अंदर कोशिश करना, जब स्कोप डिसाइड करोगे सारे मेन एरिया सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट इज नंबर 2, रिलायबिलिटी एंड, यस प्लीज। sufficiency of financial हाँ जी, information द ऑडिटर शुड बी reasonable satisfied that information contained in underlying accounting records and other source data like bills, vouchers, documents, etc. provide reliable and sufficient basis for the preparation of the क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि सर अगर मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी मिलेगी, उतना बेटर वे से मैं अपना नेक्स्ट आगे क्या कर पाऊंगा, काम कर पाऊंगा। पता लगे जो इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी वो है ही इनकम्प्लीट, 100% डाटा ही प्रोवाइड नहीं करा, तो इन दैट केस हो सकता है आधी थिंग्स तो इग्नोर ही हो गई, ओवरलुक ही होगी। तो आपका सबसे पहले स्कोप के अंदर तो ये पॉइंट आता है, चेक द इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट, रिलायबल एंड सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। क्योंकि सर नेक्स्ट आगे ऑडिट करने का फायदा तब है जब आपके पास डाटा क्या होगा, सही होगा। अगर डाटा ही तेरे पास कंप्लीट नहीं है तो आधी ऑडिटिंग जो अप्रोच है वो आप लगा ही नहीं पाएंगे। एंड सिंपल सा वर्ड, स्कोप सही डिसाइड नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, एश्योरेंस पे भी क्या आएगा, डाउट। और एश्योरेंस पे डाउट आना मींस तेरा ऑडिट रिस्क क्या होना, इंक्रीज होना। तो सर आप अपने लिए नुकसान करेंगे, सोच समझकर क्या करिएगा, प्लान करिएगा। नेक्स्ट इज द ऑडिटर मेक्स अ जजमेंट। हाँ जी, reliability and sufficiency of financial information by Yes. making a study and assessment of accounting system. अब सुनो जी, यहां पे तेरे पास दो तरह के सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए इस वर्ड में। किसी भी एंटिटी में आपको दो तरह के सिस्टम देखने को मिलेंगे। वन इज कॉल्ड एज, सबसे टॉप पे जो नंबर 1 आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या आता है जी? एंड सेकेंड सिस्टम जिसके द्वारा अकाउंटिंग डाटा प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग सिस्टम। एंड आई थिंक सो विदाउट ऑब्टेनिंग द नॉलेज, हर जगह एक ही वर्ड मिलेगा, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टू कॉन्सेप्ट्स, जब तक वहां पे लगे हुए, मतलब एक चीज बता, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखो, तुम्हें इंफॉर्मेशन पे रिलायबिलिटी कैसे आएगी, तुम्हें इंफॉर्मेशन के सफिशिएंट होने का विश्वास कब आएगा, जब मुझे उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे और उनके अकाउंटिंग सिस्टम पे विश्वास आएगा, तब मुझे उस इंफॉर्मेशन पे भी क्या आएगा, विश्वास। मैं कह सर एक बात बताओ, आप कैसे कह सकते हो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, मैंने इनका अकाउंटिंग सिस्टम चेक करा है, मैंने इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करा है। मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूं, मतलब मेन ऑडिट स्टार्ट होने से पहले वन ऑफ द प्रोसीजर किस पे लगाए जा रहे हैं, वहां पे लगे हुए सिस्टम्स। तो सर अगर वहां पे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रिक्ट होगा, वहां का अकाउंटिंग सिस्टम अगर बढ़िया होगा, मुझे कम से कम एक विश्वास है कि मुझे दी गई इंफॉर्मेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी, सही होगी, सफिशिएंट होगी। इसको लिख साइड पे। ऑडिटर को इंफॉर्मेशन पे रिलायबिलिटी तब आएगी, इंफॉर्मेशन पे रिलायबिलिटी तब आएगी
जब वो एंटिटी में लगे हुए सिस्टम्स को, मैंने वर्ड सिस्टम्स बोला, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अकाउंटिंग सिस्टम, लगे हुए सिस्टम्स को अंडरस्टैंड एंड असेस करेगा, अंडरस्टैंड एंड असेस करेगा। मेरा सिंपल सा वर्ड, मुझे तुम्हारे करे हुए काम पे विश्वास है तो इंफॉर्मेशन पे भी क्या होगा, विश्वास। कि सर मैं ऐसे वैसे नहीं कह रहा कि अल्टीमेटली यहां पे कुछ गलत है या कंप्लीट नहीं है। मैंने सबसे पहले आकर इनके ये दो सिस्टम होते ही दो, वहां पे लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स, एंड सेकंड इज द मेन जिसके रिगार्डिंग मैं आया हूं, अकाउंटिंग सिस्टम। क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम ही नेक्स्ट आगे क्या प्रोड्यूस करेगा, डाटा प्रोड्यूस करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, और वही इंफॉर्मेशन आगे कहां जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगी। तो तभी तो वर्ड कह रहा हूं कि मैंने सबसे पहले आकर काम ही क्या करा, मैंने पहले इनके लगे हुए सिस्टम्स चेक करे। क्योंकि सिंपल सी बात, जितना इनका आईसी सिस्टम इफेक्टिव होगा, जितना इनका अकाउंटिंग सिस्टम इफेक्टिव होगा, उतना नेक्स्ट आगे मेरा भी विश्वास बढ़ेगा कि इंफॉर्मेशन जो मुझे दी गई है वो अपने आप में क्या है, रिलायबल है, प्लस क्या है, सफिशिएंट है। नहीं, पहला काम, अगर तुझे इन पे लगे हुए सिस्टम पे भरोसा नहीं है, सर आप नेक्स्ट आगे काम ही नहीं कर पाओगे। तुझे इनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पे भरोसा नहीं है तो किस चीज पे प्रोसीजर लगाएगा, जब डाटा ही गलत है, इनपुट ही गलत मिल रही है तो आउटपुट भी क्या जाएगी, गलत ही जाएगी। तो सबसे पहले जैसे हम कहते नहीं अपनी एजुकेशन में, सबसे पहले अपने कंटेंट पे विश्वास रखो। अगर कंटेंट पे विश्वास है, इन बुक्स पे विश्वास है ना, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज फाइन। और वो विश्वास आएगा कैसे, जब इनको पहले समझो, इनकी असेसमेंट करोगे। क्या ये बुक आपको लगवाने से पहले द वेरियस बुक्स को मैंने अंडरस्टैंड करा, असेस करा कि विच वन इज द बेस्ट वन। कि दुनिया में राइटर्स को कम थोड़ी है, बुक्स कम थोड़ी है, वेरियस पब्लिशर्स आर देयर। लगवाने को कोई भी बुक लगवा देते नहीं, पहले उसको अंडरस्टैंड करा, उसको असेस करा कि कौन सा अपने आप में बेस्ट है, कौन सा अपने आप में ठीक है, वही बुक नेक्स्ट आगे रिकमेंड होनी चाहिए। बिकॉज मुझे इस कंटेंट पे भरोसा, अगर मुझे मेरी इनपुट पे भरोसा है ना, तो नेक्स्ट आगे आउटकम भी मुझे दिख रही है कि वाकई में आउटकम भी मिलेगी, रिजल्ट्स भी मिलेंगे। दैट इज द पॉइंट। सेम चीज ऑडिटर जाके लगा सीधा प्रोसीजर लगाने, वेट, प्रोसीजर लगाने किस पे है, इनपुट पे। पहले इनपुट पे तो हौसला इकट्ठा कर ले, पहले इनपुट पे तो कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर ले कि ये सही है या नहीं है। अगर इनपुट ही गलत हुई, तेरी ओपिनियन तो ऑटोमेटिकली गलत जाएगी। दैट इज द पॉइंट कि पहले जाकर ऑडिटर क्या करे, स्कोप के अंदर रिलायबिलिटी फाइंड आउट करे, सफिशिएंसी फाइंड आउट करे रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन। आगे नेक्स्ट है, चलिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ, यस प्लीज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ। और बाकी रही मेन बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होते हैं सर, आप दो ही वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में एक ही वर्ड है, द मैनेजमेंट इज गिविंग डिस्क्लोजर्स, द वेरियस डिस्क्लोजर्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। जो जिस जिस स्टैंडर्ड ने जैसा जैसा करने को कहा, क्या मैनेजमेंट ने वैसे वैसे डिस्क्लोजर प्रोवाइड किए गए। इन सिंपल वर्ड्स, कहीं हमारी मैनेजमेंट जो ये एफएस बनाकर दे रही है, ये मिसलीडिंग तो नहीं, कहीं ऐसी थिंग्स हो ये प्रॉपर डिस्क्लोजर ही नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो आपके कवरेज में, आपके एस्पेक्ट्स में, आपके स्कोप में ऑलवेज एक टर्म रहेगी, दैट इज टू फाइंड आउट द प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर ये चीजें चेक करूंगा तभी मैं एश्योरेंस गेट कर पाऊंगा, एंड एश्योरेंस मुझे आएगी तभी मैं आपको ओपिनियन दे पाऊंगा। पढ़िए, द ऑडिटर शुड ऑल्सो decide whether relevant information is properly disclosed in financial statements. yes, he should also keep in mind the applicable, जैसे फॉर एग्जांपल एज पर लॉ और एएस। कि सर आपकी ड्यूटी बनती है कि क्या मैनेजमेंट ने, इसका मतलब ये है, इसको लिखिए कि यहां पे इसका मतलब क्या मैनेजमेंट ने एफएस में जो इन्फो दी है, क्या मैनेजमेंट ने, टॉपिक भी तो समझो ना, क्या पढ़ने के जा रहे हैं, क्या मैनेजमेंट ने एफएस में जो इन्फो दी है, क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। थोड़ा क्वेश्चनिंग माइंड से, क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। अब इस चीज को फाइंड आउट करना, ये आपके स्कोप का क्या बन गया, पार्ट बन गया। दैट मीन्स मेरी रेंज, मेरी रीच, ये वाले पॉइंट तो कवर करेगी सर। आई मस्ट केयर अबाउट द डिस्क्लोजर्स। कि बाकी कुछ करूं ना करूं, ये चीजें तो जो मैं जरूर चेक करूंगा कि एफएस को जो प्रिपेयर किया गया, प्रेजेंट किया गया बाय डिस्क्लोजिंग
द वेरियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द मैनेजमेंट, क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है? Why I said properly disclosed? Because मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क्स थे, एप्लीकेबल रेगुलेशंस थी। क्या उन्होंने उन कंप्लायंसेस को पूरा करा? क्या उन लॉ या रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए डिस्क्लोज करा? ये चेकिंग करना मेरा क्या बनता है? काम बनता है। सो ये वो पॉइंट्स की बात कर रहा है जिनको तुम इग्नोर नहीं कर सकते, ये तेरे स्कोप में ऑलवेज रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट इज नंबर 2, इट इज डन बाय, यस प्लीज, ensuring that financial statements properly summarize transaction हाँ, events recorded therein and by by considering the judgments made by the management in preparation of the financial statements। और हालांकि मैनेजमेंट ने जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज, जितनी भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, जो कुछ भी यूज करे होंगे, डिस्क्लोज तो करा होगा। मैं एक एक डिस्क्लोजर अच्छे से क्या करूंगा? रीड आउट करूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा, और उसकी एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएटनेस में क्या करूंगा? फाइंड आउट करूंगा क्या ये सही है। एक सिंपल सी बात समझना, डिस्क्लोजर्स देना मींस मैनेजमेंट की ओर से कुछ असर्शंस देना इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ रिप्रेजेंटेशंस देना बाय द मैनेजमेंट। और यही जो असर्शंस हैं, यही जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो एफएस के जरिए कहां तक पहुंच रही हैं? स्टेक होल्डर्स तक। मैंने उनकी एप्रोप्रिएटनेस ही क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है कि मैनेजमेंट कहीं झूठ तो नहीं बोल रही, ऐसे ही लिख के दे दिया हो, ऐसे ही डिस्क्लोज कर दिया हो, कोई गलत मिसलीडिंग थिंग्स प्रोवाइड कर दी हो, और जिससे मेरे यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन क्या हो? अफेक्ट हो, इनअप्रोप्रिएट हो। ऐसा कोई चांस मैं होने नहीं दूंगा। एक एक डिस्क्लोजर, एक एक जजमेंट, एक एक वैल्यू गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रॉस वेरीफाई करूंगा, एक एक करके चेक करूंगा। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, यस हाँ जी, for preparation and presentation of हम्म, financial statement and makes it many judgments in this process of preparing and presenting क्योंकि सर हमें इतनी बात पता है कि सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मैनेजमेंट की। खुली फ्रीडम किसको मिली हुई है? मैनेजमेंट को। फिर मैनेजमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि बैलेंस शीट में जो मर्जी लिख के दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मर्जी असर्शन दे, जो मर्जी डिस्क्लोजर दे, जो मर्जी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे। इतना भी नहीं है। इसीलिए ऑडिटर की ड्यूटी लगाई। इनका कोई भरोसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने क्या लिख के दिया, क्या नहीं लिख के दिया। आपकी ड्यूटी ये बनती है एक एक डिस्क्लोजर को क्या करना? प्रॉपरली चेक करना, क्या एज पर द कंप्लायंसेस, क्या एज पर द एफआरएफ, क्या एज पर द स्टैट्यूट, या सारे कंप्लायंसेस, सारे डिस्क्लोजर जो देने चाहिए थे, क्या मैनेजमेंट ने वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है? दैट इज माय ड्यूटी, दैट इज माय स्कोप। आगे बढ़िए। द ऑडिटर इवेल्युएट्स, हाँ जी, selection and consistent application of accounting policies हाँ, by management, whether such a selection सिंपल एक साइड पे टू फाइंड आउट कंसिस्टेंसी, कि दैट मींस आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे? कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करेंगे। क्या मैनेजमेंट के द्वारा, जैसे आपने कहा था ना AS1 के अंदर, सूटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना, ये जजमेंट किसकी है? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने पहली बात वो सिलेक्शन क्या सही करी? मतलब मेरे दो सवाल है, क्या वो सिलेक्शन अप्रोप्रिएट करी? मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये फ्रीडम किसको गिवन है? मैनेजमेंट को, कि दे कैन मेक देयर ऑन जजमेंट्स, जो भी उनको सूटेबल लगे। बट आई विल ऑल्सो फाइंड द सूटेबिलिटी, कि वाकई में वैसा होना चाहिए था। क्या पता वो इंटेंशनली जानबूझ के गलत किसी और एप्लीकेशन पे जा रहे, किसी और अकाउंटिंग पॉलिसी पे जा रहे, जबकि होना कुछ और चाहिए था। तो वन इज रिगार्डिंग द सिलेक्शन, नंबर 2 इज रिगार्डिंग द कंसिस्टेंसी। ऐसा तो नहीं है बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कंसिस्टेंटली अप्लाइड है ना। दैट इज द मेन थिंग जो आप लोग इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए। सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, हाँ जी, prepared on the basis of historical financial information. Therefore, audit of financial statement is also conducted बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और बेसिकली सर जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इट्स बेसिकली हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन, a structured historical presentation of the financial information। that means बैलेंस शीट में जो डाटा आप लोग देखते हैं, जो भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आपके पास बनी होती है, क्या वो प्रोजेक्टेड होती है या टिल डेट होती है? टिल डेट। जो आज तक हो चुका, उन्हीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। तो सर आप इजीली इन फैक्ट को क्या कर सकते थे? आइडेंटिफाई कर सकते थे। चलो एक होती है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब प्रोजेक्शंस में तो क्या कोई ऑडिट करेगा? वो तो पॉसिबल नहीं। वो तो खुद कह रहे हैं कि ये अपने आप में क्या है? प्रोजेक्शंस है। सर जो आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन है, पास्ट इंफॉर्मेशन तो क्या हो चुकी? हैपन हो चुकी। एंड एक जगह ना वर्ड कहीं यूज किया गया था कि ऑडिट इज बेसिकली अ पोस्टमार्टम एक्टिविटी। अगर तुम ध्यान से सुनो या ध्यान से एनालिसिस करो, कि ऑडिट करना अपने आप में क्या? एक पोस्टमार्टम करना।
कि जो ऑलरेडी हो चुका उस पे अपनी वर्किंग परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड एज अ पास्ट एक्टिविटी, हिस्टोरिकल एक्टिविटी। कि सर आप अपनी पास्ट इंफॉर्मेशन पे एंड नॉट इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आप अपने प्रोसीजर लगाते हुए अपने आप को वेरीफाई कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं एंड फिर अपनी ओपिनियन क्या कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। बट मैंने तुमसे कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं मांगी। एक चीज नॉर्मली बताओ, अगर ऑडिटर ने यहाँ पे ओपिनियन कहा यस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या मैंने पास्ट के बारे में कहा या फ्यूचर के बारे में कहा? मैं फ्यूचर की गारंटी नहीं दे रहा। लोग ये समझते हैं कि इस साल इनकी रिपोर्ट बढ़िया आई तो आगे भी अच्छा होएगा। सीए ने ऐसा कब कहा? हमने ऐसा नहीं कहा। मैं कभी भी फ्यूचर वाइबिलिटी के रिगार्डिंग ओपिनियन नहीं देता। मैं ये कहता हूं आज तक जो करा वो ठीक करा, इस बात की गारंटी, इस बात की मैं आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं। बट ये फ्यूचर में भी ठीक करेगी, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं। मैं कोई गारंटियां नहीं बांट रहा यहां पे। किस बात के लिए बैठा हूं? सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देने पे कि व्हाट हैड डन इन द पास्ट, जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, मैं जस्ट उसके बारे में ओपिनियन करने को बैठा हूं। मैं कोई फ्यूचर वाइबिलिटी नहीं बता रहा। मैक्सिमम लोग इस चीज पे गलती करते हैं कि सर ऑडिटर ने कह दिया मतलब आगे भी अच्छा चलेगा। आगे की गारंटी कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं पास्ट पे मैं आपको गारंटी नहीं दे पा रहा, फ्यूचर की गारंटी मैं कहां से दे दूंगा? पढ़िए आगे। स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये कुछ मिसकंसेप्शंस है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। जो लगता है कि ऑडिट करवाना मतलब ये भी, मैंने क्लियर कर दिया स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, ये मेरे स्कोप में नहीं आता। होता है कई बार क्लाइंट अल्टीमेट मेरे से एक्सपेक्ट करता है वो सारी चीजें, सर ये मेरे स्कोप में नहीं आती। मेरे स्कोप में जो आती थी अल्टीमेट मैंने वो क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। जैसे कि पढ़िए, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, यस प्लीज। duties which fall outside the domain of his competence. हाँ अच्छा, आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कंपिटेंस मीन्स, हाँ जो मेरी एक्सपर्टीज में नहीं आती। सर ऑडिटर का मतलब ये थोड़ी सब कुछ कि पैसे बन रहे हैं जिस मर्जी चीज के लिए हाँ कर दो, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे तो ये भी लिया। नो नो नो, जो चीज के लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं वो मेरे स्कोप में कवर नहीं। विच फॉल आउटसाइड द डोमेन, आउटसाइड द डोमेन ऑफिस क्या लिखा हुआ है, कॉम। हम कभी पंगा नहीं लेते। क्यों? अल्टीमेटली सर कहीं ना कहीं अगर आपने एक ऐसे मैटर्स के ऊपर ओपिनियन दे दी जिसमें आप कंपिटेंट नहीं थे, वो रॉन्ग कंक्लूजन पे लेके जाएगा। एंड कल को लोग आपके ऊपर क्या करेंगे, गलत एलिगेशंस लगाएंगे किस बात को लेकर कि अल्टीमेटली सर आपने ऐसा कहा था। फिर आपको ऐसा कहने की जरूरत क्या पड़ी थी? जिस चीज के बारे में तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है तो नहीं है, जो किसी का काम है उसको करने दो ना। ये थोड़े कि सारे काम हम लोग कर लेंगे, नहीं पॉसिबल सर। आप अपनी कॉम्पिटेंस में रहिए, अपनी स्किल में रहिए, अपनी एक्सपर्टीज में रहिए, दैट्स इट। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप कह रहे हो एज अ सीए, बीइंग अ सीए, मैंने कहते सर मैं तो इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करता हूं, हाँ करता हूं। सामने वाले ने जीएसटी का कोई मैटर पूछ लिया, ले सीए को जीएसटी के बारे में पता, ठीक है सर मेरी कॉम्पिटेंस उसमें इतनी नहीं है, इतनी स्किल बता देंगे, इतना नॉलेजेबल तो हम हैं, बट मैं क्लियरली स्पेल आउट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा डोमेन अलग है, मेरा फील्ड अलग है। यस आगे, फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑडिटर टू डिटरमिन, क्या लिखा हुआ है, सुटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ अ, क्या लिखा हुआ है। अब ये बिल्डिंग की क्या लाइफ है, सिविल स्ट्रक्चर में कितनी स्ट्रेंथ है, क्या सीए इसका भी ऑडिट करेगा? ना ले लो पैसे ले लो, हर चीज का ऑडिट थोड़ी पकड़ेंगे। अब इस चीज के लिए कौन माहिर है? आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स। उनको पता है कि सर ये बिल्डिंग का लेआउट क्या है, नक्शा कैसे बनाया गया, कहां पे स्ट्रेंथ दी गई, कहां पे किस पावर का मटेरियल यूज किया गया, वही इसकी लाइफ एंड ऑल एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, हर कोई पर्सन थोड़ी कर पाएगा। तो यही कहा गया सर, बहुत सारे मैटर आपको एफएस में ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे स्कोप का पार्ट नहीं है, तुम घुसने की कोशिश भी मत करना। किसी और की मदद लेना, किसी एक्सपर्ट को पॉइंट कर लेना, बट अपनी कंपिटेंसी में लेके आने की जरूरत नहीं। पढ़िए, यस लाइक दीज रिक्वायर्ड्स, हाँ जी Different skill sets which may be performed by qualified engineers बिल्कुल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। अब इसके लिए आर्किटेक्ट्स एंड ऑल वेल नॉन है, वो इंजीनियर्स अपने आप में सिविल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्या कर पाएंगे, ओपिनियन दे पाएंगे। बिल्डिंग्स के ऑडिट नहीं होते, होते हैं सर। सिविल स्ट्रक्चर्स के ऑडिट नहीं होते। गवर्नमेंट जितना कुछ है, बड़े बड़े डैम्स एंड ऑल बनाती है, क्या उसके ऑडिट नहीं होते? होते हैं, बट वहां पे सीए नहीं होते। वहां पे कौन होते हैं? आर्किटेक्ट्स, द वेरियस इंजीनियर्स।
वो एक अपना क्या करते हैं, ऑडिट अपनी पिच पे, अपने स्किल सेट्स पे ऑडिट करते हैं। तो हर चीज मेरे स्कोप ऑफ ऑडिट में कवर नहीं होती। आगे, एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट, हाँ जी, in authentication of documents. लाइक सर जेन्युइननेस फाइंड आउट करने में आपकी एक्सपर्ट ही नहीं, कोई एक्सपर्टनेस नहीं है। कोई फोरेंसिक पढ़ाया गया आपको क्या? कोई फोरेंसिक्स के रिगार्डिंग आपको क्या कोई टॉपिक्स, क्या कोई नेक्स्ट आगे कंटेंट सिलेबस में दिया गया? नहीं दिया गया। देन हाउ कैन आई फाइंड आउट द जेन्युइननेस? मेरे सामने जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए, हाँ विद रीजनेबल स्किल एंड केयर, विद रीजनेबल स्किल एंड केयर, मैं जितना एक्सपेक्ट कर सकता था मैंने डॉक्यूमेंट्स को मांगा, मेरे सामने पेश किए गए, मैंने उसको जेन्युइन मांगा। मैंने कौन सा कोई फोरेंसिक लैब वगैरह में कोई एक्सपर्टीज करी हुई है कि जो उसकी मैं ऑथेंटिकेशन फाइंड आउट कर सकता हूं? अब ये काम किन के हैं? फोरेंसिक्स वालों के। जैसे नॉर्मली हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, वो एक एक चीज मतलब इतनी तरह की साइंस है यार, वही बात है। वो ये तक भी बताते हैं कि ये पेपर कितना पुराना है, कब की ये बात होगी, इस पे इंक कितना टाइम पहले चली हुई है। जैसे सीआईडी में वो फोरेंसिक लैब, सर ये वही चीज है। अब डे बाय डे, हाँ बट डे बाय डे हमारे स्कोप में ना, हमारे स्कोप में नेक्स्ट आगे कोर्स एक बनाया गया, FAFD, हम शॉर्ट वर्ड फाफड़ यूज करते हैं, FAFD, फोरेंसिक एंड फ्रॉड डिटेक्शन। हमारा नेक्स्ट आगे कोर्स बनाया गया है, सर्टिफिकेट कोर्स है, करने को हम एलिजिबल जब मर्जी कर सकते हैं उनको नॉर्मली, क्लियर। वो स्कोप पे डिपेंड करता है। अगर मान लो मैं प्रैक्टिस फील्ड में बहुत ज्यादा इंडल्ज होता, मेरे पास केसेस होते, मैं जरूर वो सर्टिफिकेट कोर्स करता। वहां पे सिखाया जा रहा है थोड़ा सा कि आप कैसे जेन्युइननेस फाइंड आउट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की, मतलब वहां पे ना जो फोरेंसिक साइंस के साथ आपको क्या करवाया जाता है, डील। बट प्रेजेंट सर ये मेरे स्कोप का पार्ट नहीं है। मैं, मुझे जैसा डॉक्यूमेंट दिया गया, मैंने उसकी रीजनेबल स्किल एंड केयर के साथ जेन्युइननेस चेक करी, मुझे जेन्युइन लगा। अब कल को आप कह रहे हो कि सर ऑडिटर को तो गलत डॉक्यूमेंट दे दिया गया, उसने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, ऑडिटर ने एक बार भी रिएक्ट नहीं करा, फिर मैं कौन सा वहां पे फोरेंसिक एक्सपर्ट हूं कि मैं उसकी जेन्युइननेस फाइंड आउट करता? मैं कौन सा डिटेक्टिव हूं? मेरा काम है जस्ट एफएस के ऊपर ओपिनियन देना, जैसा दिया गया अकॉर्डिंग दैट मैंने ओपिनियन दे दी। पढ़िए, द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी, यस प्लीज, Authenticated by him because he is not an expert in this field. यस, एन ऑडिट इज नॉट एन, वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। सर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिसको आप लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि सर किसी फैक्ट को एस्टैब्लिश करना, फाइंड आउट करना, इतना ब्रॉडर लेवल नहीं है। ये जस्ट अपने आप में एक नॉर्मल स्केल है जिसमें मैं उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करूंगा, एग्जामिन करूंगा और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट क्या कर दूंगा, जाहिर कर दूंगा। आई थिंक सो आप ऑडिट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ डिटेक्टिव, कि जैसे एक पर्सन को अपॉइंट कर लिया गया डिटेक्शंस करने के लिए, और समहाउ मेरे भी मोटिव में पढ़ा गया था, मेरा डिटेक्शन करना भी मोटिव नहीं है, पीडीसी करना, प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन करना, किसकी, मिस स्टेटमेंट्स की, किसकी ड्यूटी है, मैनेजमेंट। हाँ बट जिस चीज के रिगार्डिंग मेरी ओपिनियन है, जिस चीज के रिगार्डिंग मेरी रिपोर्ट है, उसमें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कौन बन जाता है, डिटेक्शन। आई थिंक सो सर आप मेरे पे गलत एक तरह का स्कोप फिक्स कर रहे हैं कि आप ये भी ढूंढ के दोगे, वो भी करके दोगे, ये भी करके दोगे। मेरे काम के दौरान जो आएगा वो मैं करूंगा, स्पेशली एफर्ट्स मैं कोई नहीं करने वाला। मैं इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करने आया हूं, किस चीज के लिए आया हूं, ऑडिट करने के लिए। पढ़िए सर, एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एलीज्ड रॉन्गडूइंग। पढ़िए, ही डज नॉट हैव एनी, हाँ जी, Specific legal powers of search or recording statements of witness. बता तेरे पास इतनी कौन सी पावर है जो एक लीगल इन्वेस्टिगेटर के पास पावर्स होती हैं? इतना तो तुम्हें आई थिंक सो ऑथराइज किया ही नहीं गया कि तुम सर्च ऑपरेशन कर सकते हो, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स कर सकते हो, विटनेस से ऑथ दिलवा सकते हो। तुम्हारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तुम्हारे पास जस्ट पावर है सामने वाले से इंक्वायरी करना, कंफर्मेशन करना, दैट्स इट। मन करे अगला जवाब ही ना दे, समझे ना। एंड तुम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि तुझे जवाब देना पड़ेगा, या उसको विटनेस की तरह ऑथ एग्जामिन करवाना, यू डोंट हैव दैट पावर। लीगल इन्वेस्टिगेटर के पास सारी पावर, क्योंकि उनका स्केल हमारे से भी क्या है, ऊपर। अब फिर मैं तो जस्ट एफएस का ऑडिट करने आया हूं ना, मैं कौन सा कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने आया हूं कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को एस्टैब्लिश। इन्वेस्टिगेशन हमेशा क्या होती है, पर्टिकुलर। ऑडिट ऑलवेज क्या है, जर्नल। ये तो जस्ट एक जर्नल एग्जामिनेशन है, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन थोड़ी है। जहां पे कभी सरकार पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का ऑर्डर देती है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी ओपन होना, वो पर्टिकुलर अप्रोच है। आगे चलिए, यस, हाँ जी, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, कहां से,
पढ़िए मीनिंग. इन्वेस्टिगेशन इज, यस प्लीज, critical examination of the accounts for a special purpose. अंडरलाइन, with a special purpose. And what would be the special purpose? वो स्पेशल पर्पस क्या होगा? टू फाइंड समथिंग, टू फाइंड अ फैक्ट, टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट, जिस चीज के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है. नेक्स्ट इज, फॉर एग्जांपल, इफ अ फ्रॉड इज, वर्ड क्या लिखा हुआ है? जहां सस्पिशन शुरू होता है वहीं पे इन्वेस्टिगेशन जन्म लेती है. सिंपल सी बात. अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन का तो मतलब ही नहीं बनता. आगे बढ़िए. इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड, हाँ जी, It is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists. इट टेक्स कैरेक्टर ऑफ, वहां पे ऑडिट नहीं हो रहा, वहां पे क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि तुमने वो पर्टिकुलर अकाउंट्स को एग्जामिन करवाया ही तब जब तुम्हें फ्रॉड की क्या थी? सस्पिशन. पहली बात, सस्पिशन मींस शक था कि माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे फ्रॉड हो सकता है. मतलब मैंने स्पेशली चेक करवाया. तो स्पेशली चेक करवाना, पर्टिकुलर पर्पस के लिए चेक करवाना, दैट इज कॉल्ड एज, सर आप ऑडिट नहीं करवा रहे, आप वहां पे क्या करवा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन. आगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑन द अदर हैंड, हाँ जी, To obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement. whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. सर मेरा जो पर्पस है यहाँ पे लिख इसके ऊपर कि इसमें क्या होता है आपका स्पेसिफिक पर्पस, और यहाँ पे लिख जर्नल पर्पस. एक बताओ, स्पेसिफिक पर्पस क्या? टू डिटेक्ट फ्रॉड या एस्टैब्लिश अ फैक्ट, इसको वर्ड लिखते हैं, टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट. और जर्नल पर्पस क्या? टू रिव्यू एंड रिपोर्ट. ये दोनों में मेन फर्क है. वहां देखा नहीं वर्ड क्या लिखा हुआ? इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल? क्रिटिकल मींस विद प्रॉपर केयर, जिसमें आप पूरा स्टीक होकर एक फैक्ट को, एक तथ्य को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन. और आई थिंक सो इन्वेस्टिगेशन वर्ड स्टार्ट्स विद अ सस्पिशन. बट ऑडिट करवाने का मतलब सस्पिशन था, या ऑडिट जर्नली भी होगा? उल्टा, अगर कोई सस्पिशन आएगा तो आप थोड़ी और अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या करेंगे? हार्ड करेंगे. अदरवाइज सर ये एक जर्नल अप्रोच है, जो नॉर्मली रिव्यू एंड रिपोर्ट करवाना हमारा मेन मोटिव है. आगे, द स्कोप ऑफ ऑडिट इज, हाँ जी, General and broad, whereas scope of investigation is specific and narrow. वो तो है ही है सर. अब ब्रॉडर वर्ड में अपने अपने कौन सा आया? अच्छा, दूसरी बात, इन दोनों में से किसकी रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा? इन्वेस्टिगेशन. और ऑडिट रिपोर्ट को क्या किया जाएगा? जर्नली पब्लिश. जिसको प्रोवाइड करनी है वहां पे कर दो, क्योंकि वो तो एक जर्नल अप्रोच है ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए थोड़ी करवाई गई. नेक्स्ट इज, नाउ हियर कम्स द मेन टॉपिक, वर्ड कॉल्ड एज इनहेरेंट. मींस इनबिल्ट, और इसी के ऊपर लिख इनसेपरेबल. इनसेपरेबल. और पहले तो ना इसी का मीनिंग लिखो यहां पे नीचे. इनहेरेंट लिमिटेशन मींस inherent limitation means that inbuilt limitations, थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, मैनेज कर लेना. that inbuilt limitations जो एफएस का ही पार्ट है, जो एफएस का ही पार्ट है, फुल स्टॉप. ऑडिटर जितनी भी कोशिश करे, ऑडिटर जितनी भी कोशिश करे, इन मिसस्टेटमेंट्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है. दैट इज ये मिसस्टेटमेंट्स ऑलवेज एफएस में प्रिवेल करेंगी. दैट मीन्स दैट इज ये मिसस्टेटमेंट्स ऑलवेज एफएस में प्रिवेल करेंगी, जिस वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस
नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता, एंड ऑडिट रिस्क एंड उसका ऑडिट रिस्क मींस ऑडिटर का, एंड उसका ऑडिट रिस्क ऑलवेज ऑलवेज प्रिवेल करेगा, ऑलवेज प्रिवेल करेगा, जीरो नहीं होगा, ऑलवेज प्रिवेल करेगा, जीरो नहीं होगा। क्या इसको फिर मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं? दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल लिमिटेशंस। फंडामेंटल मींस बेसिक सर, ये पार्ट ऑफ द एफएस है, आप इनको दूर नहीं कर सकते, जितनी कोशिश कर लो, ये ऑडिट का पार्ट। ये मिसस्टेटमेंट ऑलवेज ऑलवेज क्या करेंगी? प्रिवेल करेंगी। तुम जितनी कोशिश कर लो, जितने बढ़िया से बढ़िया प्रोसीजर लगा लो, नॉट पॉसिबल। इन दैट केस अगर ये ऑलवेज प्रिवेल करेंगी और ये कभी बाहर निकल नहीं सकती, खत्म नहीं हो सकती, फिर तो सर आपका ऑडिट रिस्क ऑलवेज क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। एंड ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएगा, ऑलवेज क्या दे पाएगा? रीजनेबल एश्योरेंस। दैट इज द क्रक्स जो मैंने नीचे आपको लिखवाया। अब पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स certain inbuilt limitations due to which an auditor cannot obtain an absolute assurance that financial statements are free from misstatement due to fraud or error. these वर्ड के लिखा हुआ है, फंडामेंटल लिमिटेशन अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब ये टॉपिक आगे क्या आया सर? व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस? सबसे पहला कॉमन पॉइंट, नेचर ऑफ, क्या लिखा हुआ है? कहते सर पहली कमी, पहली इनबिल्ट कमी तो ये है कि जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, वही अपने आप में गलत है। दैट मीन्स हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने ही इतनी फ्रीडम प्रोवाइड कर रखी है मैनेजमेंट को टू यूज देयर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, टू यूज देयर अकाउंटिंग जजमेंट्स, टू यूज देयर सुटेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज। दे वांट, जो भी वो करना चाहते हैं ना, वो अपनी ओर से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मनमर्जी कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? पूरी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मदद लेते हैं। और जब ये खुद एक लिमिटेशन बीच में किसने छोड़ी? एक तो होता है ना कि जहां पे एफआरएफ में लिखा हुआ है ऐसा ही करना है, फिर मैनेजमेंट कुछ और करके दिखाए। और जहां पे तुमने एफआरएफ में लिख दिया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में लिख दिया, एज द मैनेजमेंट में डिसाइड। अब मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगी? अब सर ये तो इनबिल्ट कमी आपने बीच में छोड़ दी। मैं कुछ भी चीज इनसे पूछूंगा, मैं क्या क्रॉस वेरीफाई करूंगा बता? जैसे पहले एग्जांपल अपनी आई थी कि अल्टीमेटली आपने प्रोविजनिंग 5% की जगह 15% करी, मैं क्या क्रॉस एग्जामिन करूं? पहली बात, प्रोविजनिंग करना अलाउड बाय क्या है? AS 29। एंड दैट फ्रीडम इज गिवन टू द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट करे। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है तो अपनी बुक्स में क्या करे? प्रोविजन क्रिएट करे। अब कम करे ज्यादा करे, ये प्योरली किसके हाथ में है? मैनेजमेंट में। अब अल्टीमेट मैं मैनेजमेंट से क्या सवाल करूं कि आपने 5% की जगह 15% क्यों करा? हमें लगा, फिर वही बात, इन दैट केस मैं, हाँ वही बात, एक तो लगता वो होता है रैकी होगी ना। तो अल्टीमेटली इन दैट केस कि पर्टिकुलरली सर उनसे क्या क्रॉस एग्जामिन करूं, क्या उनसे सवाल जवाब करूं? ज्यादा से ज्यादा एप्रोप्रिएशन फाइंड आउट कर सकता था, बट मेरे पास पावर ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पावर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाने की, ये इनके एफआरएफ खुद तो क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। और बाद में कह रहे हैं कि ऑडिटर क्या करे? एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे। हम कहां से दे दें? क्या पता 15% की जानबूझ के डाली हो, प्रोविजंस डालकर लॉस को कम करने के लिए इन्होंने, सॉरी प्रॉफिट्स को कम करने के लिए प्रोविजनिंग ज्यादा करी हो, क्या पता सर। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कि देयर आर सम जोन्स, देयर आर सम पॉइंट्स, जो लूप होल्स आपके एफआरएफ ने खुद ही छोड़े। अगर ये ऐसी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ना होती, मतलब मैनेजमेंट करके दिखाती, फिर मैं जानू, मेरा काम जाने, मैं डायरेक्टली ओपिनियन पे लेके आता कि मैनेजमेंट ने ये कंप्लायंस नहीं करा। आपके सिस्टम ने फ्रीडम प्रोवाइड करी है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। इसमें मेरे पे मत चिल्लाइए कि आपने एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड करी, रीजनेबल एश्योरेंस क्यों दे रहे हो। ये तुम्हारे सिस्टम की कमी, हमारी कमी नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पढ़िए, प्रेपरेशन ऑफ, हाँ जी, Financial statements involve making many judgments by management. यस दीज जजमेंट्स में इन्वॉल्व, अच्छा वर्ड क्या है? मे इन्वॉल्व, मैं पक्का थोड़ी कहूंगा। मे इन्वॉल्व वर्ड क्या है? सब्जेक्टिव डिसीजंस। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव?
बाइस्ड लिखो, पर सब्जेक्टिव मींस बाइस्ड, कि माइट बी यहां पे हो सकता है कि बाइस्ड डिसीजन हो, पॉसिबिलिटी है सर, कोई बड़ी बात थोड़ी। हो सकता है कि मैनेजमेंट कुछ भी जानबूझ के करे, और ऊपर से वही बात है ना, पावर मिली है तो मिसयूज तो करेगा। पावर ना होती सूटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने की, प्रोविजनिंग करने की, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने की, अगर ये पावर तुम्हारे सिस्टम ने ना दी होती, मैनेजमेंट करके दिखाती। फिर मैं इसको इनहेरेंट लिमिटेशन में ना कवर करता। आगे बढ़िए। यस, देयरफॉर ऑडिटर में नॉट बी एबल टू ऑब्टेन, क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। इसको साइड पे अपनी लैंग्वेज में लिख, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए जो मैंने आपको कहा, जिसमें ना एक वर्ड जरूर लिख लीजिएगा, ये फ्रीडम आपके एफआरएफ सिस्टम ने ही मैनेजमेंट को प्रोवाइड करी है। दैट इज व्हाई ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाए। कि सर अगर आपका सिस्टम ऐसी थिंग्स प्रोवाइड ना करता, मजाला एक बार ये बोल के दिखाते, एक बार कुछ ये करके दिखाते, अपनी ओर से मन मर्जी करते, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो कमियां तुम्हारे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है, मेरे में नहीं। लिखिए इसको अपनी लैंग्वेज में, करिए करिए फास्ट। हाँ जी, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, वन ऑफ द प्रीमाइसेस। अच्छा, प्रीमाइसेस मींस बेसिस, लिखिए ऊपर, वन ऑफ द बेसिस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट। और वैसे भी मैं तो जो ऑडिट करने जा रहा हूं, मैं जो ऑडिट करने जा रहा हूं वो किस बेस पे जा रहा हूं, कि हाँ मुझे एफएस प्रिपेयर एंड प्रेजेंट होकर मिलेंगी, मैनेजमेंट अपने डिसीजन वगैरह यूज करते हुए, सूटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करते हुए अपने आप खुद ब खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देंगी, मुझे उन बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करना है, जस्ट ऑडिट करना है। मैं तो आप इस भरोसे जा रहा हूं। अगर मैंने बनवानी होती फिर तो मैं बताता ना कि ये पॉलिसी लगेगी, इतनी प्रोविजन डलेगी, ये तो ऑलरेडी करके बैठे हैं सारा कुछ, और मैं वेरीफाई कर ही नहीं सकता बिकॉज वो इनकी पावर है, वो इनकी फ्रीडम है। पढ़िए, यस, वन ऑफ द प्रीमाइस for conducting an audit is that management acknowledges its responsibility of preparation of financial statements. बिल्कुल सर, एंड विद एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाकर देंगे, एंड फॉर डिवाइजिंग, क्या लिखा हुआ है, सूटेबल इंटरनल कंट्रोल्स। ये याद रखना, कभी कभी भी नेक्स्ट आगे कहीं भी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर वर्ड आया, वन ऑफ द पॉइंट हमेशा ही मिलेगा। मैनेजमेंट की परम ड्यूटी क्या बनती है, पहली ड्यूटी क्या बनती है, ऑडिटर को एफएस प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करवा के देना, वो भी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ एंड सूटेबल वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन करके देना। ये सब कुछ लगा लगाया सर आपको मिलेगा, जस्ट आपने आना है, और यही वो मानकर यहां पे आएगा। नेक्स्ट इज हाउ एवर सच कंट्रोल्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है, सच कंट्रोल्स मे नॉट हैव, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटेड टू प्रोड्यूस रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर, अब जिसको कहते नहीं, जिसने कंट्रोल्स लगाए वही अगर कंट्रोल तोड़ने पे आ गया तो कुछ भी पॉसिबल है सर। तुमने रूल्स बनाए और तुम ही रूल्स तोड़ रहे हो, पॉसिबल है सर। इन दैट केस सामने वाला पर्सन भी क्या, मतलब जिसको पावर दी गई एंड फिर वो पावर का मिसयूज ना करे, अब्यूज ना करे, ये तो पॉसिबल नहीं। तो कॉमन सेंस है कि सर आपके सिस्टम ने ही ये फ्रीडम प्रोवाइड करी है, जब तक आपका सिस्टम ये फ्रीडम मैनेजमेंट की खत्म नहीं करता तब तक ये इनसेपरेबल पार्ट रहेगा। हम क्रॉस वेरीफाई करें भी तो क्या, एविडेंसेस कलेक्ट करें भी तो क्या, मैक्स टू मैक्स क्या करेगा, एप्रोप्रिएटनेस फाइंड आउट कर लेगा, इससे अलावा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इंक्वायरी कर पाएगा, मैनेजमेंट से पूछ ले, मैनेजमेंट वही जवाब देगी, हमें ऐसा लगा, हमारे अकॉर्डिंग टू ऐसा होना चाहिए, एंड दैट फ्रीडम इज गिवन बाय योर एप्लीकेबल एफआरएफ, सो आई कांट डिनाई इट। मैं उसको बाहर निकाल नहीं पाऊंगा, मैं उसको जज ही नहीं कर पाऊंगा। जज कहां से करूं, ये ओपन फ्रीडम तो किसको प्रोवाइड की गई है, मैनेजमेंट को। मैं तो खुद इनके भरोसे आया हूं कि ये मुझे एफएस एंड ऑल सब कुछ बनाकर देंगे, प्रेजेंट करके देंगे। और दूसरी बात, तुम भी सोचो, मैनेजमेंट जब लिख के दे तो रही है, मैनेजमेंट जब अपने आप को क्या करके दे रही है, एक्नॉलेज करके दे रही है, क्या चीज, सर जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल को लेट इट बी, अगर कुछ गलत निकला, कोई प्रोविजनिंग, कोई एस्टिमेट, कोई सूटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी अगर गलत निकली, वी आर रिस्पॉन्सिबल। जब मैं आपको ये चीज लिख के देने को राजी हूं, क्रॉस वेरीफाई तुम कर नहीं पाओगे, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एविडेंस विद दिस।
इस केस में मैक्सिमम एविडेंस क्या होगा, WR लिख के दे दो बस। क्या क्रॉस वेरीफाई करेगा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा, तुमने ऐसी जजमेंट क्यों बनाई, कुछ पॉसिबल नहीं है। जस्ट मैनेजमेंट से एक्नॉलेज करवा लो कि इन्होंने FS बनाई है, एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग बनाई है, इनकी जजमेंट्स हैं, इनके एस्टिमेट्स हैं, मैं तो जस्ट उसको एज इट इज आगे मान, मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा। सो वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। नेक्स्ट आइए, नंबर टू इज नेचर ऑफ AP बाद में करेंगे सर। नेक्स्ट इज आप एक और चीज पढ़िए जो अभी आपने पढ़ा सर। वैसे भी ऑडिट कौन सा अपने आप में इन्वेस्टिगेशन है जो इतना सीरियस ले रहे, थोड़े बहुत मैटर तो बीच में रह जाते हैं, इतना कोई मेन नॉट बिग डील। पढ़िए, नॉट इन द नेचर ऑफ, हाँ जी पढ़िए। इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, hence auditor cannot obtain absolute assurance that financial statements are और इतना free from- सीरियसली आपको भी लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कौन सा कोई अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन करनी है, एक जर्नल पर्पस के साथ क्या करना है, रिव्यू एंड रिपोर्ट करना है, दैट्स इट। उतनी अप्रोच रखो ना, इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है। सो देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशन की ऑलरेडी सर आपका भी इतनी केयर नहीं करते। नेक्स्ट इज फ्यूचर इवेंट्स, पहले छोटे छोटे पॉइंट कवर करिए। फ्यूचर इवेंट्स, हाँ जी। Future events or conditions may affect an entity adversely, which may seriously affect the ability of an entity to continue its business. बिल्कुल, द बिजनेस में सीज टू एग्जिस्ट इन द फ्यूचर ड्यू टू चेंज इन द, क्या लिखा हुआ है, अब लेट इट बी ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। फ्यूचर में आपको ऐसे इवेंट्स दिख रहे हैं, अब फ्यूचर का इंपैक्ट तेरे प्रेजेंट पे भी तो आएगा, क्योंकि तुम तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे कि मैं फ्यूचर के उस एडवर्स इफेक्ट के झांसे में ना आऊं। पढ़िए, इमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट्स और ड्यू टू ऑन सेट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, सम एडवर्स इवेंट्स। तो समटाइम्स सर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि फ्यूचर इवेंट्स के कारण पर्सन ने अपनी प्रेजेंट पोजीशन में क्या कर दी, चेंजेस कर दी। तो माइट बी कुछ चांसेस ये भी होते हैं कि सर मैं ओपिनियन सही क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि इनके नेक्स्ट ऑन आने वाले टाइम में जो फ्यूचर इवेंट्स हैं वो अपने आप में क्या है, एडवर्स इफेक्ट होने वाले हैं, जो करंट पे भी उनका इफेक्ट लेकर आ रहे। अब इस केस में भी मैं क्या उनसे पूछूं जिनको गोइंग कंसर्न के ऊपर अपना खतरा लग रहा है, मैंने उनसे जस्ट पूछा, वही बात उन्होंने अपने अपने रिप्लाईज दे दिए, ठीक है, मैंने भी उसको रिकॉर्ड में ले लिया। मैं कह दूं इस बार प्रॉफिट डाउन जाने का कारण क्या है, वट जैसी जजमेंट उन्होंने बनाई, जो बेसिस उसका था, बेसिस मुझे क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, मैंने भी उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, क्या क्वेश्चन नहीं करूं बता। सो दीज आर द इनहेरेंट लिमिटेशन जो आज आपने बेसिकली 3 डिस्कस किए हैं। वन इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नंबर 2 इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड थर्ड इज फ्यूचर इवेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से सर आपका जो टाइमलीनेस एंड नेचर ऑफ एपीज क्या करेंगे हम लोग अपना डिस्कस करेंगे। क्लियर, हाँ जी, कौन सा, कि समटाइम फ्यूचर इवेंट्स जो हैं वो जब एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, उनका इंपैक्ट करंट ईयर में भी देखने को मिलता है। अब इन दैट केस मैनेजमेंट से मैंने पूछा कि आपके प्रॉफिट डाउन जाने का कारण क्या, या प्रॉफिट इंक्रीज होने का कारण क्या, सेल इतनी क्यों बढ़ गई, माइट भी आपने किसी फ्यूचर इवेंट पे विश्वास करते हुए आज पे इंपैक्ट डालना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और ये भी तो एक नेचर ऑफ FR, गोइंग कंसर्न चेक करना। हम कहते नहीं, जब आपको लगे कि आप गोइंग कंसर्न नहीं रहने वाले तो आप NRV बेसिस पे क्या करिए, प्रिपेयर करिए। आपको लगा, आपने बना दिया, बट क्या श्योरिटी है कि गोइंग कंसर्न नहीं रहेगा, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन, ये चीज। हाँ जी, क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर में यही 2 पॉइंट्स हम अपने क्या कवर करेंगे, एंड नेक्स्ट आगे सर हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 1 by 1 क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट।